Hi students, today we'll continue history chapter 1 part 4 the making of Germany and Italy। ये चैप्टर 1 का 4th पार्ट है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं जर्मनी और इटली कैसे फॉर्म हुई थी, द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली। जहाँ तक हमने पढ़ा है बिफोर 1848 तक कि जो रेवोल्यूशनरीज थे वो सब क्या चाहते थे, देश में नेशनलिज्म लाना चाहते थे, यूरोप में नेशनलिज्म लाना चाहते थे। लेकिन 1848 के बाद क्या हुआ? आफ्टर 1848 नेशनलिज्म टर्न्ड इनटू अ मियर सेंटिमेंट यूज्ड बाय कंजर्वेटिव्स फॉर प्रमोटिंग स्टेट पावर। तो ये जो नेशनलिज्म था, यानी कि कंट्री में डेमोक्रेसी लाना, लोगों को इन्वॉल्व करना कंट्री के हित में, ये सब एक सेंटिमेंट बन के रह गया। क्यों? क्योंकि हमने लास्ट जो पार्ट था उसमें देखा था कि कंजर्वेटिव्स जो है वापस आ जाते हैं और अपना स्टेट पावर वो एक्सरसाइज करने लगते हैं। वो नहीं चाहते कि लोग डेमोक्रेटिक हो जाए, तो उन लोगों ने जो नेशनलिज्म को है एक सेंटिमेंट की तरह यूज़ करने लगा और स्टेट पावर को प्रमोट करते थे। स्टेट पावर यानी कि एक पर्टिकुलर इंसान का ही राज हो वहाँ पे। ओके, तो अभी इससे पहले जो एग्जाम्पल हमने किया था वो था कि जर्मन कैसे एक नेशन स्टेट बनना चाहता था। इसके लिए उसने क्या किया था, जो 831 मेंबर्स का एक पार्लियामेंट उन्होंने फॉर्म किया था, एक मीटिंग की थी। तो इसमें बहुत सारे लोगों ने पार्ट लिया था, रेवोल्यूशनरीज ने पार्ट लिया था, पीजेंट्स, वर्कर्स, एजुकेटेड लोग, ये सब थे। अभी इनके साथ क्या हुआ इस वक्त, और इस तरह से जब जर्मन के लोगों ने नेशन स्टेट के लिए, जब रेवोल्यूशनरीज और जो ग्रुप्स फॉर्म होके जो लोग आते थे आगे, तो इनका जो इनिशिएटिव था वो कैसे रोक लिया जाता था बाय द कंजर्वेटिव्स। लिबरल इनिशिएटिव वाज रिप्रेस्ड बाय मोनार्की, मिलिट्री एंड जंकर्स जो थे वो थे लैंड ओनर्स, प्रूशियन लैंड ओनर्स। अब ये जो लोग थे उनका जो इनिशिएटिव था, लिबरल इनिशिएटिव यानी कि एक नेशन स्टेट लाने का, उसको रिप्रेस किया जाता था, यानी कि उसे बहुत ही रोका जाता था, उसके खिलाफ बहुत आवाज़ उठाई जाती थी। ऐसे लिबरल इनिशिएटिव के ऊपर किसकी तरफ से ये होता था? मोनार्की यानी कि जो राजा महाराजा रहते थे वो, मिलिट्री और जो लैंड ओनर्स थे, बड़े बड़े लैंड ओनर्स, ये सब क्या करते थे, इन लोगों को दबा दिया करते थे ताकि ये नेशनलिज्म ना ला पाए। अब ये जो प्रूशिया हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है इन जर्मनी, ओके, इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। लेट्स सी, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रूशिया वी शुड फर्स्ट नो दैट प्रूशिया टुक लीडरशिप ऑफ यूनिफिकेशन अंडर ओटो वन बिस्मार्क। अभी ओटो वन बिस्मार्क वो थे, ओटो वन तब प्रूशिया के चीफ मिनिस्टर थे, जिन्होंने उस वक्त अंडर द लीडरशिप ऑफ हिम दे टुक द गोल ऑफ यूनाइटिंग यूनिफिकेशन। तो ये जो यूनिफिकेशन का प्रोसेस है उन्होंने लिया। तब ओटो वन बिस्मार्क का अल्टीमेट गोल था टू यूनिफाई ऑल द स्मॉल एम्पायर्स इनटू वन नेशन। जो छोटे छोटे पार्ट्स बने हैं जर्मनी के, उनको वो एक करना चाहते थे, एक पूरी कंट्री में फॉर्म करना चाहते थे। नाउ अभी ओटो वन का ये भी मानना था कि प्रूशिया जो है वो जर्मनी का सेंटर बन सकता है, कोर बन सकता है, जहाँ पे सारी इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। ओके, देन भले ही वो जर्मनी को यूनिफाई करना चाहते थे, एक बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी नेशनलिज्म और लिबरलिज्म को कभी भी फेवर नहीं किया। ओके, ही नेवर फेवर लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म। देन ही यूज्ड मिलिट्री फोर्स टू यूनिफाई जर्मनी। उन्होंने कभी लिबरलिज्म और नेशनलिज्म को फेवर नहीं किया, लेकिन
जब यूनिफिकेशन की बारी आई तो उन्होंने यूज़ किया मिलिट्री फोर्स के दम पर उन्होंने जर्मनी को यूनिफाई किया, और उनको जर्मनी का आर्किटेक्ट भी बोला जाता है। उन्हें आर्किटेक्ट वो होता है जो कुछ इन्वेंट करता है, बनाता है। ओके, तो यहाँ पर उन्होंने जर्मनी की यूनिफिकेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, इसीलिए उनको यहाँ पे जर्मन आर्किटेक्ट भी बोला जाता है। अब आगे ये हुआ था, 3 वॉर्स जो है लड़े गए थे। 3 वॉर्स विथ ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। ये 3 देशों के खिलाफ वॉर लड़े गए थे बाय प्रूशिया के साथ ही। और ये वॉर जो थे 7 इयर्स तक चला ये वॉर, और उसमें प्रूशिया की ही जीत हुई। और प्रूशिया वन। जब प्रूशिया जीता तब इट लेड टू द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो जब ये वॉर ख़त्म हुआ, प्रूशिया जीत गया, तब जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ। और जब जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ तो क्या हुआ, प्रूशियन किंग केसर विलियम द फर्स्ट वॉज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ जर्मनी इन 1871। जब यूनिफिकेशन हुआ तब जो प्रूशियन किंग थे केसर विलियम वन को ही वहाँ का जर्मनी का किंग बना दिया गया था। पहले ही मैंने बोला था कि प्रूशिया वॉज द कोर, तो प्रूशिया एक इम्पॉर्टेंट सेंटर बन गया था जर्मनी का। वहाँ पे जो भी मिलिट्री एक्सपीडिशन वो सब होते थे वो सब प्रूशिया में ही कैरी आउट होते थे। और फिर 18 जैन 1871 को एक असेंबली हुई थी, और इस असेंबली में कौन कौन थे, प्रिंसेस ऑफ जर्मन स्टेट, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ आर्मी, प्रूशियन मिनिस्टर्स एंड इवन ओटो वन बिस्मार्क। ओके, जो चीफ मिनिस्टर थे वहाँ के, ये सब एक हॉल ऑफ मिरर्स में गैदर हुए थे, जो कि था पैलेस ऑफ वर्सलिस। ओके, पैलेस ऑफ वर्सलिस से में जो हॉल ऑफ मिरर्स थे वहाँ पे इन्होंने एक असेंबली की, और वहाँ पे उन्होंने जो न्यू एम्पायर हेड है केसर विलियम को प्रोक्लेम किया एज द न्यू किंग।